2024 लोकसभा का चुनाव आने को है और तमाम सर्वे जो अब तक आए हैं उसमें भाजपा जीत की राह पर ही दिख रही है। वैसे तो मतदाता क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं वो तो मतदान और मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इन सर्वे के आधार पर माने तो भाजपा जीत सकती है। निश्चित तौर पर अगर भाजपा जीतती है तो कई रिकॉर्ड्स बनेंगे। मसलन जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरा कार्यकाल पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले पीएम होंगे। इसी तरह नेहरू के कार्यकाल के बाद लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाली पार्टी भाजपा बन सकती है। लेकिन भाजपा या नरेंद्र मोदी की जीत भाजपा के उन दो दागों को कैसे धो पाएगी जो भाजपा के मौजूदा कार्यकाल में लग गए हैं। पंचतत्वों में हम आज इन्हीं दोनों के बारे में आपको बताने वाले हैं। भाजपा अपने बारे में ये कहती रही है कि वो अगला चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, लेकिन राजनीति में कहा यह भी जाता है कि राजनीतिक दलों में किसी भी बदनाम शख्स को पार्टी में शामिल करने का एक बहाना रहता था कि दोष सिद्ध न होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। पर वो दिन गुजरे अभी ज्यादा दिन हुए जब भाजपा ऐसे नेताओं से दूरी बनाकर चलती थी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपियों, बाहुबलियों और दागी नेताओं को पार्टी दूर से ही सलाम करती थी। तब भाजपा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी। यही कारण रहा कि 2004 में डीपी यादव और 2012 में बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल होने के महज 4 दिन बाद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। पर महाराष्ट्र में आदर्श घोटाले के आरोपी कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को जब से बीजेपी में एंट्री मिली है और उन्हें राज्यसभा में भेजने की तैयारी हुई, पार्टी के हार्डकोर समर्थक भी हैरान हैं। अभी हाल ही में पार्टी ने यूपीए सरकार के वित्त मंत्री के खिलाफ जारी श्वेत पत्र में जिस आदर्श घोटाले का जिक्र किया गया था, उसके आरोपी को ही पार्टी में शामिल करने और सांसद बनाने पर पार्टी समर्थक हैरान और परेशान है। दरअसल अब तक भाजपा पर वॉशिंग मशीन वाला केवल आरोप लगता रहा है, पर पिछले साल तक परिस्थितियां कुछ अलग थी। जैसे शरद पवार की पार्टी छोड़कर एनसीपी नेता अजित पवार का ही मामला ले सकते हैं। अजित पवार और उनके कई सहयोगियों पर बीजेपी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाती रही है, पर उन्हें पार्टी में शामिल करने के बजाय उन्हें एक पार्टी के रूप में साथ ले लिया गया। बीजेपी में शामिल करने का कदम नहीं उठाया गया। इसके चलते कम से कम कार्यकर्ताओं को मुंह छुपाने की नौबत नहीं आई थी। पर अशोक चौहान को पार्टी में शामिल करके राज्यसभा भेजना कुछ ज्यादा ही हो गया। आदर्श घोटाले में उन पर 2 मामले दर्ज है, एक सीबीआई ने किया है तो दूसरा ईडी ने। इसके अलावा उन पर एक मामला यवतमाल जिले में जमीन हड़पने का भी है। ये सही है कि उन पर अभी तीनों मामलों में सजा नहीं हुई है, पर अशोक चौहान की एंट्री ने पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे वाली इमेज तो धूमिल ही कर दी है। अशोक चौहान का दाग धोना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, तो उसी तरह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली से बीजेपी कैसे मुंह छुपा पाएगी। देश में वोटिंग की शुचिता को बनाए रखने के लिए ईवीएम प्रणाली को सपोर्ट करने वाली पार्टी पर चंडीगढ़ मेयर चुनावों में धांधली करने का आरोप सिद्ध हुआ है। समझ में नहीं आता कि 1 साल के लिए मेयर पद पर अगर बीजेपी नहीं भी रहती तो पार्टी का कौन सा नुकसान हो जाता है। चंडीगढ़ में मेयर पद जीतने के लिए जिस तरह का कार्य किया गया, उससे खुद को पार्टी विथ डिफेंसेस कर राग अलापने वाली पार्टी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई जल्दी नहीं हो सकेगी। चंडीगढ़ में हर साल मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होते हैं। इनका कार्यकाल 1 साल का ही होता है। 30 जनवरी को इसके लिए चुनाव कराए गए। चुनाव के बाद काउंटिंग में भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर को मेयर घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के मनोज सोनकर ने INDIA गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हरा दिया। दरअसल ये सब कैसे हुआ, इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। पीठासीन अधिकारी ने कुल पड़े वोटों में से 8 वोट अमान्य करार दिए। इस पर आप तौर कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि अनिल मसीह कई वोटों पर पेन चलाते हुए रद्द किए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव अधिकारियों ने मतपत्रों को रद्द किया है। चंडीगढ़ में हुई इस घटना को लोकतंत्र का मजाक, जनतंत्र की हत्या कहा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से काउंटिंग करा के आम आदमी पार्टी के नेता को मेयर बनवा दिया है, पर इस कहानी ने भाजपा के लिए एक दाग छोड़ दिया है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।